हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और डेफिनेटली मस्त होंगे। तो बच्चों, मैं फिर से आप लोगों के बीच उपस्थित हो चुका हूँ। कक्षा 12 बायोलॉजी सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 3। जी आज हम लोग इस कक्षा में बात करेंगे एक नए टॉपिक की ओर। जी हाँ, आप सबके बीच आज हम लोग एक नए टॉपिक लेकर के आ गए हैं। स्वागत है आपका आईसीसी भारती क्लासेस में। मैं हूं आपका भारती सर। एक बार मैं फिर से एक नए टॉपिक में आप सबका स्वागत करते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जी हाँ, आप लोग यह जो देख रहे हैं इमेज ना, यह एक बैग जो है ना, ये बैग शेप है। आज इसके बारे में पढ़ेंगे, इन बैग शेप के बारे में। यह बैग शेप कुछ नहीं, ये तो यूटेरस है, यूटेरस। जी हाँ, यूटेरस फीमेल सेक्स ऑर्गेन का यह यूटेरस, अर्थात ये जो बैग शेप देख रहे हैं, बैग थैले के समान संरचना, यह यूटेरस अर्थात गर्भाशय है। और हम लोग पढ़ेंगे ये जो बैग में है ना, बैग में किस प्रकार से एम्ब्रॉयस अर्थात भ्रूण जो होते हैं एक बेबी के रूप में डेवलपमेंट होते हैं। और आज हम लोग जानेंगे कि किस महीने में यह एम्ब्रॉयस किस रूप को लेता है, जो कि 9वें महीने तक आते आते ये संपूर्ण बेबी का रूप ले लेता है। तो आप लोग बने रहे हमारे साथ। आज हम लोग जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। आज हम लोग जानेंगे स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से हर महीने के बारे में जानेंगे। किस महीने में किस ऑर्गेन का निर्माण होता है, क्या चीज बनते हैं, जो कि 9 महीने अर्थात गर्भ काल के 9 महीना पूरा होते होते वह एक संपूर्ण डेवलप चाइल्ड के रूप में बन जाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। हम लोग बात कर लेंगे प्रेगनेंसी अर्थात गर्भावस्था और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, भ्रूण का विकास। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक होगा प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अर्थात गर्भावस्था और भ्रूण का विकास। आज हम लोग इनके बारे में बात करेंगे। तो हम लोग चलते हैं टॉपिक की ओर, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। आप लोग जो ये बैग शेप के आकार की संरचना देख रहे हैं ना, इसका जो सामान्य लंबाई होती है ना, सामान्य लंबाई हम लोगों ने पढ़ा था 7 से 8 सेंटीमीटर होती। यह सामान्य लंबाई। जब हम लोग इसके आगे पढ़े कि जब यह गर्भ के 8वें और 9वें महीने में जब आ जाती है तो इसकी लंबाई 18 से 20 सेंटीमीटर हो जाती है। तब तो ये एम्ब्रॉयस जो होता है ना, ये सैंपल एम्ब्रॉयस, एग से एम्ब्रॉयस जो हुआ फर्टिलाइजेशन होने के पश्चात वह पूर्णतः 9वें महीने तक आते आते जो है ना एक बड़े बेबी का शेप ले लेता है, जिससे कि इसका आकार 18 से 20 सेंटीमीटर तक हो जाते हैं। इन सब को हमने पढ़ चुका। आज फिर से हम दोहराएंगे इन सब बातों को। तो बच्चों, कॉपी और पेन निकाल कर हो जाइए तैयार। तो हम लोग चलते हैं इस टॉपिक की ओर। तो बच्चों, आप लोग देख रहे हैं ये जो इम्प्लांटेशन का अर्थ होता है, इम्प्लांटेशन अर्थात रोपण। फर्टिलाइजेशन की क्रिया के दौरान जब स्पर्म और ओवम दोनों का जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो वह इम्प्लांटेशन हो जाती है। जी हाँ, दोनों जब मिलते हैं इम्प्लांटेशन अर्थात रोपण हो गई। उसके पश्चात वह क्या होंगे, वह फैलोपियन ट्यूब से यूटेरस में आ गए हैं। वही एम्ब्रियोनिक इम्प्लांटेशन वो जो हुआ था वह फैलोपियन ट्यूब से या यूटेरस में आ चुके हैं। अब इम्प्लांटेशन के पश्चात इन शेप के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ जो होता है इम्प्लांटेशन के पश्चात
ट्रोपोब्लास्ट पर। जी हाँ, ये ट्रोपोब्लास्ट पर देख रहे हैं, ये आपका जो ये लेयर है ये ट्रोपोब्लास्ट, इसके ऊपर में जो ये फिंगर शेप है, आप लोग जो ये फिंगर शेप उंगली के आकार की संरचना जो देख रहे हैं, फिंगर शेप अर्थात उंगली के आकार की जो संरचना देख रहे हैं, ये कुछ नहीं आप लोग देख रहे हैं, ये कॉरियोनिक विली। जी हाँ, यह जो है कॉरियोनिक विली, ये जो फिंगर लाइक का शेप होता है, ये जो ट्रोपोब्लास्ट पर जो फिंगर लाइक का शेप है, इसको हम लोग कॉरियोनिक विली कहते हैं। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ गई, ट्रोपोब्लास्ट के ऊपर उंगली के आकार की जो संरचना होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉरियोनिक विली कहते हैं। विली अर्थात पुटिका, विली अर्थात पुटिका, कॉरियोनिक पुटिका होती है। तो बच्चों आप लोग समझ रहे हैं। चलिए तो कहते हैं यूटेराइन टिश्यू और मैटरनल टिश्यू को ये कॉरियोनिक विली जो होता है, ये कॉरियोनिक विली जो होते हैं यूटेराइन टिश्यू और मैटरनल टिश्यू को घेर कर रखती है। ये जो विली है आप लोग देख रहे हैं, ये उंगली के शेप की जो ये है, ये घेरा हुआ है, ये क्या कर रहा है, यूटेराइन टिश्यू अर्थात गर्भाशय ऊतक और मैटरनल बॉडी मतलब हुआ कि मातृक शरीर अर्थात माता का जो शरीर होती है ना, उसको यह सराउंडेड बाय घेर करके रखता है, अर्थात उसको घेर करके रखता है। कौन, ये कॉरियोनिक पुटिका अर्थात कॉरियोनिक विली। समझ में आ रही है? हम लोग बात कर लें, कॉरियोनिक विली जो होती है, कॉरियोनिक विली यूटेराइन टिश्यू से जुड़ करके, कॉरियोनिक विली और यूटेराइन टिश्यू जुड़ करके दोनों एक साथ इंस्ट्रूमेंट होंगे, अर्थात जुड़ करके वह एम्ब्रोइस और मैटरनल बॉडी के बीच में, एम्ब्रोइस और मैटरनल बॉडी के संरचनात्मक कार्य करने वाले एक संरचना होती है, उसके बीच में एक होती है जिसको हम लोग प्लेसेंटा कहते हैं। जी हाँ, याद रखिए इसको कि कॉरियोनिक विली और यूटेराइन टिश्यू, कॉरियोनिक विली और यूटेराइन टिश्यू दोनों मिलकर के एम्ब्रोइस अर्थात भ्रूण और एमबी, कहने का मतलब एमबी मोबाइल के नेटवर्क डाटा से नहीं, ये एमबी जो है मैटरनल बॉडी है अर्थात मातृक शरीर, इन दोनों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो होती है ये प्लेसेंटा होती है। प्लेसेंटा अर्थात अपरा। जी हाँ, प्लेसेंटा अर्थात अपरा। प्लेसेंटा को क्या कहते हैं, अपरा कहते हैं, अपरा। यह जो होते हैं भ्रूण के विकास में, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में प्रमुख भूमिका निभाती है। ये तो जिस प्रकार से ह्यूमन्स बॉडी में हम लोगों ने पढ़ा था कि वहां तंत्रिका कोशिका की संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भ्रूण के विकास में, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में प्लेसेंटा जो होती है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है किसकी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ रही है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की स्ट्रक्चरल एवं फंक्शनल यूनिट क्या है, तो प्लेसेंटा अर्थात अपरा। समझ में आ रही है? तो हम लोग आगे बात कर लें, जब एम्ब्रॉयस का डेवलपमेंट होने लगती है, जब एम्ब्रॉयस डेवलपमेंट होती है तो वह जो होती है तीन लेयर का निर्माण करती है, अर्थात वो 3 लेयर से जो कि होते हैं बॉडी का टिश्यू जो होता है ना, ऑर्गन, उसको वह सक्रिय करते हैं अर्थात उससे जोड़ती है उसको। ये है एक्टोडर्म। जी हाँ, एम्ब्रियोनिक लेयर जो है एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। हम लोग इसके बारे में जब बात कर रहे हैं तो इसका जो आउटर पार्ट होते हैं ना, इसको हम लोग एक्टोडर्म कहते हैं। जी हाँ, एम्ब्रॉयस का जो आउटर पार्ट्स यानी रिफ्रेंटिव आउटर पार्ट्स होते हैं ये एंडोडर्म, और जो सबसे नीचे का इनर पार्ट होते हैं, इनर पार्ट अंदर का पार्ट जो होता है, इसको हम लोग एंडोडर्म कहते हैं। जी हाँ, एंडोडर्म कहते हैं। ये हाँ है आपका ये एक्टोडर्म, एंडोडर्म, और इसके बीच में जो होते हैं, इसके बीच में ये कहलाते हैं मीसोडर्म। जी हाँ, एंडोडर्म, एक्टोडर्म,
एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। एम्ब्रोसिस के 3 लेयर, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ये 3 लेयर से यह डेवलपमेंट होती है। और जो होते हैं इन तीनों को जब मिलते हैं ना तो यह तीनों मिलकर स्टेम कहलाती, जी हाँ स्टेम कहलाती है। अब हम लोग बात करेंगे प्लेसेंटा एक फिल्टर का तरह कार्य करते हैं। जी हाँ, हम लोगों ने पढ़ा प्लेसेंटा जो होती है यह संरचनात्मक एवं क्रियात्मक स्ट्रक्चरल एवं फंक्शनल यूनिट है। अब तो यह जिस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा था ना वही नेफ्रॉन के बारे में, वह रक्त को छानता है, ठीक उसी प्रकार से एम्ब्रोसिस के निर्माण में यह। तो बच्चों प्लेसेंटा जो होती है एक फिल्टर की तरह कार्य करते हैं। प्लेसेंटा एक फिल्टर की तरह कार्य करती है। जिस प्रकार हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे कि रक्त को साफ करने का फिल्टर करने के लिए जो ब्रिक होते हैं किडनी, ठीक उसी प्रकार से यहाँ जो होते हैं फिल्टर करने के लिए, अर्थात उसको डेवलपमेंट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट करने के लिए यह एक छन्ने की तरह कार्य करता है। जी हाँ, फिल्टर की तरह कार्य करता है। यह जो होता है उसको डेवलपमेंट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जो कार्बनिक पदार्थ, जी हाँ यह यूटेरस में लाती है, इसे लाती है कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, हार्मोन और डिप्थेरिया, छोटी माता, लोहित ज्वर और खसरा, इन सभी चीजों को, इन सभी पदार्थों को एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए अर्थात ग्रोथ होने के लिए, विकसित होने के लिए उसको यह वहां लाती है यूटेरस में। तब जाकर के एक जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होकर के वह बेबी के रूप में निर्माण हो पाते हैं। तो हम लोग जानेंगे अब जो है प्लेसेंटा जो होती है ना कुछ हार्मोन को रिलीज करती है। इसमें से कुछ ऐसे भी हार्मोन हैं जो कि केवल और केवल प्रेगनेंसी के दौरान ही रिलीज होती हैं, अन्यथा बाकी बात उससे पहले नहीं रिलीज होती। आज हम उनके बारे में भी जानेंगे कौन से हार्मोन प्रेगनेंसी के दौरान रिलीज होती है, कौन बिना अर्थात प्रेगनेंसी से पहले भी रिलीज होती है, तो हम लोग उसको जानते हैं। तो यह जो होता है प्लेसेंटा HCG, जी हाँ HCG के बारे में जब हम लोग बात कर लेते हैं HCG, ये होते हैं ह्यूमन कॉरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, जी हाँ यह जो होते हैं HCG ह्यूमन कॉरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, ये हार्मोन जो होती हैं यह केवल और केवल प्रेगनेंसी के दौरान ही यह रिलीज होती है। और HPL, जी हाँ HPL जो होती है HPL, ये होते हैं HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टेज, जी हाँ ये जो होते हैं ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टेज HPL, जी हाँ ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टेज। और इसके साथ साथ यह एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और यह रिलैक्सिन हार्मोन को भी स्रावित करते हैं, अर्थात रिलीज करती है यह प्लेसेंटा कौन कौन से हार्मोन को। तो बच्चों आप इसको नोट्स कर लें, प्लेसेंटा जो होता है अर्थात अपरा जो होती है निम्नलिखित हार्मोन को रिलीज करती है, उसमें से है HCG ह्यूमन कॉरियोनिक गोनेडोट्रोफिन और HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टेज, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन, इन हार्मोन को यह रिलीज करती है। अब हम लोग जानेंगे कि कौन से हार्मोन प्रेगनेंसी के पहले रिलीज होती हैं, कौन से हार्मोन प्रेगनेंसी के समय स्थित रिलीज होते हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं।
तो हम लोग जान लें HCG, HPL और ये रिलैक्सिन हार्मोन जो होती हैं, ये तीनों ओनली वन प्रेगनेंसी के दौरान रिलीज होती हैं। जी हाँ, HCG, HPL और ये रिलैक्सिन हार्मोन जो होती है, यह केवल और केवल प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इट्स हार्मोन रिलीज बाय प्लेसेंटा, अर्थात यह जो होते हैं यह केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान रिलीज होते हैं। और ये जो एस्ट्रोजेंस और प्रोजेस्टेरोन होती हैं, ये तो बिल्कुल सिमिलर ही, अर्थात यह प्रमुख रूप से यह रिलीज होती है। समझ में आ रही है? अब हम लोग बात कर लेते हैं, यह जो होते हैं रिलैक्सिन हार्मोन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ जो फीमेल में होते हैं 3 हार्मोन स्रावित होते हैं प्रमुख रूप से, माने 2 प्रमुख होते हैं, एक तीसरा हार्मोन भी स्रावित होता है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और कहीं कहीं हमने रिलैक्सिन भी पढ़ा हुआ था कि फीमेल में 3 हार्मोन स्रावित होते हैं। लेकिन यहाँ जो आकर के मैंने पढ़ा, ये और हार्मोन यहाँ पढ़ा, रिलैक्सिन केवल और केवल जो होते हैं वह यूटेरस का जो होते हैं, वह यूटेरस का लेयर पार्ट्स होते हैं, अर्थात वह बॉडी होता है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन जो होती है वो बॉडी को कठोर कर, अर्थात वो बॉडी को नॉर्मल कर देती है, अर्थात बेबी के बर्थ में जो होती है ना, बेबी को बर्थ कराने में, अर्थात उसको बाहर आने में जो होती है, रिलैक्सिन हार्मोन की प्रमुख भूमिका होती है, रिलैक्सिन हार्मोन की। अब इसके प्रमुख कार्यों के बारे में हम लोग अगर बात कर ले, रिलैक्सिन का प्रमुख कार्य जो होते हैं, यह जो होते हैं क्यूबाइडल सिंपैथिक टिश्यू जो होता है, अर्थात बच्चे के, अर्थात बेबी के जन्म के दौरान, पैथोनिस के दौरान, अर्थात जो होते हैं, अर्थात प्रसव क्रिया के दौरान जब बेबी बाहर आते हैं, उस समय जो होते हैं क्यूबिकल सिंपैथिक टिश्यू जो होती हैं प्रमुख रूप से सक्रिय होती हैं। वह उसको क्या करती हैं, या रिलैक्सिन हार्मोन उसको नॉर्मल कर देती हैं, ताकि बेबी आसानी से बिना कुछ थोड़ा सा बिना किसी हिचकिच के वह बाहर आ जाए, अर्थात उसको बाहर आने में किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। इसलिए रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है क्यूबिकल सिंपैथिक टिश्यू को नॉर्मल कर देता है, अर्थात उसको लूज कर देता है, अर्थात उसको लूज कर देता है, यानी नर्म कर देता है, ताकि उसका जन्म अच्छी अर्थात आसानी से हो सके। अब हम लोग जानते हैं रिलैक्सिन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग जानेंगे कि इस तरह से यहाँ डेवलपमेंट कार्य होते हैं। यहाँ तक हमने सभी लेयर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ये जो येलो साल्क होते हैं ना, ये पीला रंग का ये साल्क होता है, और कैविटी ऑफ यूटेरस, ये जो है यूटेरस का कैविटी होता था, जहाँ यूटेरस थी तो वह यूटेरस का कैविटी है। और प्लेसेंटल विली, ये विली है, और ये होता है एम्बिकल कॉर्ड विद वेसल्स, यह जो होते हैं ये कॉर्ड होते हैं, या क्रोड, जहां पर उसका निर्माण होते हैं, अर्थात जहां पर भ्रूण का विकास होते हैं, और यही आगे चल करके जब बेबी का बर्थ होता है ना, यही नेल बन जाते हैं, अर्थात नाभि। जी हाँ, यही क्रोड जो होते हैं आगे चल करके या बेबी के बर्थ के साथ यही कॉर्ड जो होते हैं, यही कॉर्ड जुड़े हुए होते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि किस महीने में बच्चे के शरीर में क्या बनते हैं। तो बच्चों अब हम लोग जानेंगे उसके बारे में कि किस महीने में बच्चे के किस आकार में, कौन से भाग में क्या परिवर्तन होता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बच्चों हम लोग बात करेंगे HCG जो होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान कार्पस ल्यूटियम का निर्माण करते हैं। कार्पस ल्यूटियम जो येलो शेप होते हैं ना, येलो कलर का, जो हम लोगों ने पढ़ा, यॉल्क सेल्क जो होते हैं, यॉल्क सेल्क जो होते हैं, यही तो है कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम का यॉल्क सेल्क येलो कलर का जो होते हैं। और हम लोग पढ़ेंगे अब किस प्रकार से एम्ब्रियो टू बेबी का निर्माण हुआ। एम्ब्रियो से बेबी का निर्माण, एक भ्रूण से किस प्रकार से एक बेबी का रूप ले चुका है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम लोग पहले बात कर लेते हैं प्रेगनेंसी के फर्स्ट महीने की। जी हाँ, प्रेगनेंसी के फर्स्ट महीने के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो यह जो होते हैं फर्स्ट महीने में एम्ब्रियोस भ्रूण जो होते हैं बनने के पश्चात फर्स्ट महीने में ही वहाँ हार्ट का निर्माण हो जाता है। जी हाँ, वहाँ हार्ट का निर्माण
हो जाते हैं, वहां हार्ट का निर्माण होते हैं। एंड सेकेंड मंथ जो होते हैं, सेकेंड मंथ फुट एंड फिंगर, तो बेबी में जो होते हैं फुट अर्थात पैर और उंगलियों का जो होती है निर्माण हो जाते हैं, अर्थात प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में तो ये जो होते हैं फुट एंड फिंगर का निर्माण हो जाते हैं, जो कि 12 वीक हो जाते हैं। जी हाँ, 12 वीक, 12वां सप्ताह, जबकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहलाती है। जी हाँ, जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहलाती है। सेकेंड वीक हम लोग यहाँ तो थर्ड, यहाँ सेकेंड मंथ में कर रहे थे, थर्ड मंथ में जो होते हैं यहाँ, ये थर्ड मंथ सॉरी, इसमें हो जाएंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर, थर्ड, यहाँ होकर के थर्ड मंथ में आधारभूत संरचना हो जाता है, अर्थात वहां जो है एम्ब्रियोज डेवलपमेंट होकर के वह आधारभूत संरचना के रूप में इस रूप में बनना शुरू हो जाते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रथम तिमाही, ये जो होते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यह इस प्रकार से आधारभूत संरचना के रूप में बन जाते हैं। कोशिका विभाजन होने लगती है, कोशिका प्रवास होने लगते हैं, साथ ही साथ यहाँ कोशिका का विभेदन होने लगती है इस प्रकार से यहाँ। उसके बाद हम लोग जब बात कर रहे हैं फिफ्थ मंथ में क्या होते हैं कि ये जो फिफ्थ मंथ में होते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर तक आते आते बच्चे का बॉडी जो होता है ना पूर्णतः हेयर से ढक जाते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर तक आते आते बच्चे का बॉडी जो होती है ना पूर्णतः हेयर कवर हो जाता है, अर्थात बाल से, अर्थात जो हेयर होते हैं उससे ढक जाते हैं। तो यह जो होते हैं फिफ्थ मंथ, गर्भ में हलचल सी होने लगती है। जब बेबी एम्ब्रॉयज था तो उसमें हेयर नहीं थे, तो वहां कुछ सिर्फ एक मास के रूप में था। अब यहाँ क्या हो चुके हैं, हेयर से युक्त हो चुके हैं, अब तो वहां हलचल होगी ही होगी। जब उसमें हेयर बना तो उसमें तो कुछ हलचल होना, अर्थात वह हलचल करना शुरू कर देता है। साथ ही साथ वहां सिर में बाल, अर्थात सिर से लेकर पूरे बॉडी में उसमें बाल होने लगते हैं, हेयर कवरेज हो जाते हैं। 24 वीक एंड बॉडी पर रॉग, अर्थात उसके साथ साथ जो होते हैं नेत्र की जो पलक होती है, नेत्र की पलक जो एक में मिली होती है, नेत्र की पलक दो भागों में विभाजित हो जाती है। ये जो नेत्र की पलक है खुलने और ये कैमरा का शूटर जो है नेत्र की पलक, ये जो होती है खुल जाती है, अर्थात दो भागों में बट जाती है। ये सेकेंड ट्राइमेस्टर में होती है। अब थर्ड ट्राइमेस्टर तक आते आते अर्थात 5 से 9 महीने तक होते होते वह जो होते हैं बेबी फुल्ली एंड फाइनल डेवलपमेंट हो जाते हैं। फुल्ली एंड फाइनल डेवलपमेंट हो करके वह जो होते हैं प्रसव क्रिया के लिए वह सक्रिय हो जाते हैं, अर्थात बेबी बर्थ होने के लिए वह तैयार हो जाते हैं, अर्थात रेडी हो जाते हैं, जो कि 38वां सप्ताह अर्थात 266 दिन, जिसको हम लोग थर्ड ट्राइमेस्टर कहते हैं। जी हाँ, 38वां सप्ताह 266 दिन, जिसको हम लोग थर्ड ट्राइमेस्टर कहते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने इस कक्षा में जाना कि बेबी का निर्माण 3 ट्राइमेस्टर में, जी हाँ 3 ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर बेबी में जो होते हैं केवल और केवल हार्ट ओपन हो जाता है, अर्थात हार्ट डेवलपमेंट हो जाते हैं एम्ब्रोइस में, बेबी वहां नहीं एम्ब्रोइस में हार्ट डेवलपमेंट होते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम लोगों ने जाना कि बेबी जो होती हैं हेयर कवरेज हो जाते हैं, और थर्ड ट्राइमेस्टर में पढ़ा हमने, थर्ड ट्राइमेस्टर में बेबी पूर्णतः डेवलपमेंट हो करके वह जन्म होने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो बच्चों आज की कक्षा में हम लोगों ने इतना पढ़ा, हमें उम्मीद है आप सब लोगों को यह क्लास अच्छा लगा होगा। आप लोग अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास एक नए टॉपिक से मिलेंगे फिर कल। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।